स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय जो हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पढ़ा है उससे संदर्भित एक विषय है। एक टॉपिक आता है कि व्यवस्थापिका की भूमिका का पतन हो रहा है और उसी प्रोपोर्शन में कार्यपालिका की भूमिका में वृद्धि हो रही है। On the one hand, there is a decline of legislature. On the other hand, there is a growth of power of the executive in the same proportion. This question is very why this is happening. This is a universal fact. यह सर्वमान्य तथ्य है कि लगातार जो है विधायिका व्यवस्थापिका के कार्यों में, उसकी भूमिका में लगातार गिरावट आ रही है. So continuous decline that has been seen. एंड एट द सेम टाइम कार्यपालिका की भूमिका में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. तो कारण की चर्चा करें. क्या कारण है? बहुत सारे विद्वानों ने कारणों का विश्लेषण किया है. एक एक करके हम उन कारणों पर दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे. पहली जो कारण जिसको विद्वानों ने रखा है वह है दलीय पद्धति का उदय. द ग्रोथ ऑफ पार्टी सिस्टम. वैसे तो हम ये जान करके चलते हैं कि पार्टी सिस्टम इज लाइफ लाइन ऑफ द डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी. इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज यू कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी टू फंक्शन, डेमोक्रेसी टू एग्जिस्ट. लेकिन ये भी सत्य है, ये भी तथ्य है कि दलीय व्यवस्था ने जहाँ एक और प्रजातंत्र को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर मुख्य रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के एक प्रमुख घटक विधायिका, उसके भूमिका में जो है वह गिरावट का कारण बना, पतन का कारण बना. कैसे, इसको देखने की कोशिश करें. दरअसल संसद या विधायिका मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों का सदन हुआ करता था. जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के जनता या नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते और स्वतंत्र रूप से ये प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्त करते, सरकार तक पहुंचाते और सरकार संसाधन के अनुरूप उन आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते. लेकिन जैसे जैसे दल का उदय होता गया, विधायिका के सदस्यों के स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती गई. क्यों कम होती गई? क्योंकि अब व्यक्ति अकेला नहीं है बल्कि दल का सदस्य है और उसे दल के प्रति अपना कमिटमेंट शो करना है, दल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी है. इसलिए वो दल के द्वारा जो लाइन लिया गया है, जो आइडियोलॉजी है उसकी, जो विचारधारा है, उससे विलग नहीं हो सकता. और जब उससे विलग नहीं हो सकता और यदि दल के विचारधारा के विपरीत यदि कोई समस्या उसके नागरिकों की है तो उसे व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है. इस तरह से जब दल सत्ता में आने लगे तो दल के सदस्य होने के नाते जो जनप्रतिनिधि है वो अपने नागरिकों के समस्याओं को उठाने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए, उस सरकार तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र नहीं बचे. इस डेवलपमेंट ने, दलीय व्यवस्था की इस डेवलपमेंट ने धीरे धीरे जो है जनप्रतिनिधियों के विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी पहले और स्वतंत्र रूप से जो विचार व्यक्त करते थे उन पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना शुरू किया. और ये वो वजह है जिसकी वजह से विधायिका का इम्पोर्टेंस है, महत्व धीरे धीरे घटने लगा. दूसरा भी इसी का हिस्सा है दलीय अनुशासन. धीरे धीरे जो है, जब हम 19वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि दल के उदय के साथ साथ दलीय व्यवस्था में अनुशासन या दल के सदस्यों पर कठोर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली गई. और इस प्रवृत्ति का परिणाम ये हुआ कि अब जो है सत्ता
किसके हाथ में होती है? दल के हाथ में होती है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, क्या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है यदि वह किसी दल का सदस्य नहीं है? व्यक्ति दल का सदस्य होने के कारण जो है प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है, क्योंकि अब जो है विधायिका में जो बहुमत है वो दल के आधार पर तय होता है। और जब दल का प्रमुख व्यक्ति सत्ता में होता है, बहुमत में होता है, तो दल के कनिष्ठ सदस्य दल के वरिष्ठ सदस्य का विरोध नहीं कर सकते। यदि वह विरोध करने की हिमाकत करते हैं तो उन्हें अपने दल की सदस्यता से हाथ धोना पड़ता है। जैसे ही आप दल की सदस्यता से हाथ धोते हैं, प्रायः हर देशों में ये व्यवस्था कर दी गई है कि आप जो है विधायिका की सदस्यता से भी हाथ धो बैठते हैं, आपको दोबारा जो है इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में जो विधायिका के सदस्य हैं, वो सदस्य जिनको जनता ने चुना है, वो जनता के आशाओं को, जनता के आकांक्षाओं को, जनता की आवश्यकताओं को जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो गए। और इस असमर्थता ने विधायिका की भूमिका को बुरी तरह से हिला दिया है, उसको बुरी तरह से गर्त में डाल दिया है। इसलिए दो महत्वपूर्ण जो है डेवलपमेंट, दलीय व्यवस्था और दलीय व्यवस्था में निरंतर बढ़ता अनुशासन, नियंत्रण, सदस्यों पर नियंत्रण, इस दोनों ही प्रवृत्तियों ने मिल करके जनप्रतिनिधियों पर या विधायिका के सदस्यों पर कठोर नियंत्रण कर लिया है। और वो अब जो है नागरिकों की आवाज़ नहीं बन पाते। और जब नागरिकों की आवाज़ नहीं बन पाते तो निश्चित रूप से जो भूमिका पहले सोची गई थी विधायिका की, वो भूमिका में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। तीसरी चीज़ है एक प्रदत्त व्यवस्था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? प्रदत्त व्यवस्थापन है कि हाल के दिनों में प्रवृत्ति बढ़ी है कि एक तो विधायिका का कार्य करने की अवधि घट गई है, हंगामे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। दूसरे जो है विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए विधेयक जो है साधारण व्यक्तियों को या साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को समझ में नहीं आते। इसलिए ज़्यादातर विधेयकों में जो है विधेयकों की रूपरेखा सामान्य रूप से पास कर दी जाती है और उसमें जो विस्तृत विवरण भरने का काम है वो कार्यपालिका को दे दिया जाता है, कार्यपालिका के दायित्व के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस प्रवृत्ति को प्रदत्त व्यवस्थापन। अब इस प्रदत्त व्यवस्थापन ने का अब जो है कार्यपालिका को तो मजबूत बना दिया, परंतु विधायिका को बहुत कमजोर कर दिया। कैसे कर दिया कमजोर? दरअसल विधायिका की प्रमुख भूमिका क्या है? विधायिका प्रमुख भूमिका है कि सरकार को या कार्यपालिका को जिन पॉलिसी की, नीतियों की आवश्यकता है, उन नीतियों के अनुरूप जो है कानून बनाए जाने चाहिए, इसका रिक्वेस्ट वो करें। और कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार जो है वो पार्लियामेंट का है, विधायिका का। अब प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा ये अधिकार भी धीरे धीरे विधायिका जो है वो कार्यपालिका को सौंपती जा रही है। अपने मूल अधिकार, मूल दायित्व को भी जो है वो कार्यपालिका को सौंपती जा रही है। तो फिर विधायिका का महत्व क्या रह जाता है? विधायिका की आवश्यकता किस बात के लिए? इसलिए प्रदत्त व्यवस्थापन ने जो है प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रवृत्ति, बढ़ती प्रवृत्ति ने विधायिका की गरिमा को और कम कर दिया। इसके अलावा जो अगला कारण ढूंढ करके निकालते हैं वह है सरकारी विधेयकों की बढ़ती संख्या। आज के दिनों में लगभग 100% विधेयक जो है, खास करके जो संसदीय प्रणाली है उसमें 100% जो है विधेयक, एक आध विधेयक यदि कोई जो है मेंबर के द्वारा, प्राइवेट मेंबर बिल जिसको कहते हैं, वह भी तभी प्रस्तुत होता है जब उसे सरकार का समर्थन मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट 100% जो बिल्स हैं दैट कम फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। अब चूंकि गवर्नमेंट सत्ता में है, उसे बहुमत प्राप्त है, इसलिए गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है यहाँ पर बढ़ गई है कि वह सभी विधेयक जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं
उनको पारित कराएं। चूँकि बहुमत है इसलिए पारित कराने में सक्षम है। यदि वो खुला छोड़ देते हैं तो इवन इफ वन बिल इज रिजेक्टेड देन दैट विल बी इंटरप्रेटेड एज द लॉस ऑफ फेथ इन द गवर्नमेंट या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, तो अविश्वास समझा जाता है। इसीलिए जो है सरकारी विधेयकों के बढ़ते चलन ने विधायिका को और कमज़ोर बना दिया, क्योंकि सरकार के द्वारा जो बिल रखे जाते हैं सरकार के दल के ही कनिष्ठ सदस्य उसका विरोध करने में सक्षम नहीं है और वो उस लाइन में जो है वो अपने आप को खड़ा पाते हैं जहां वो सहमत हैं या सहमत नहीं। एक और इसी क्रम में है वित्त पर कार्यपालिका का नियंत्रण। पहले भी जो है बजट का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, प्रपोजल कार्यपालिका के द्वारा रखे जाते हैं, कर के प्रपोजल कार्यपालिका के द्वारा रखे जाते हैं। तो वित्त पर नियंत्रण क्या था? अनुमति देने का कार्य, राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण जो है वो विधायिका का। परंतु एक और तो निम्न सदन का नियंत्रण वित्त पर अधिक है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, अमेरिका को छोड़ दें, ज़्यादातर देशों में जाएंगे तो निम्न सदन या प्रथम सदन का जो नियंत्रण है वित्त पर वो बिल्कुल निर्णायक है। और उसमें सरकार का बहुमत होना और भी सरकार के लिए निर्णायक है। जो भी बजट प्रस्तुत किया जाता है निम्न सदन में बहुमत होने के नाते उसे पारित कराना उनके लिए बहुत आसान है। और इसलिए प्रवृत्ति ये देखी गई कि एवं 1 रुपये का भी कटौती बजट में सरकार को स्वीकार्य नहीं। तो इस तरह से दलीय व्यवस्था और कठोर दलीय अनुशासन की वजह से वित्त पर लगातार जो है नियंत्रण, पहले जो ये समझा गया था कि विधायिका का होगा, वो पलट करके किसका हो गया? कार्यपालिका का। कार्यपालिका ही पूरे वित्त पर नियंत्रण कर रही है। जब वित्त पर नियंत्रण कार्यपालिका का है, पहले से ही नीति निर्माण पर कार्यपालिका का है, नीति बनाने का कार्यपालिका, तो फिर जो है और कुछ बचता नहीं है विधायिका के पास। विधायिका जो प्रश्न पूछने का काम करती थी केवल वो प्रश्न पूछ सकती है और उसी का महत्व रह गया। कार्यपालिका द्वारा मध्यावधि चुनाव की धमकी, यह भी एक बड़ा हथियार है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब चाहे वह जो है निम्न सदन को समाप्त करने की जो है सलाह दे सकता है और नए चुनाव की घोषणा कर सकता है। इस भय से भी यदि सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कोई प्रस्ताव आया हुआ है और उस प्रस्ताव के साथ सदन सहमत नहीं है, विधायिका के सदन सहमत नहीं है, खास करके निम्न सदन सहमत नहीं है, तो प्रधानमंत्री की ये धमकी कि हम मध्यावधि चुनाव करा लेंगे, इसके कारण, इसके भय से भी जो है वो लोगों को उनके साथ होना पड़ता है और इस प्रकार से कार्यपालिका मजबूत हो जाती है और विधायिका जो है उस पर एक डिपेंडेंट जो है, निर्भर जो है संस्था के रूप में कार्य करने लगती है। एक और चीज़ देखने को मिली है 19वीं और 20वीं शताब्दी में लगातार जो है कई प्रकार के संकट आए, विश्व युद्ध हुए या आर्थिक मंदी आई या छोटे छोटे क्षेत्रीय युद्ध हुए या अन्य प्रकार की जो है प्राकृतिक आपदाएं आई। इस सारे संकट में एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आती है कि जब कभी संकट आता है तो सरकार को असाधारण शक्ति की आवश्यकता होती है। उस असाधारण शक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशन, बहुत सारे विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और बिना किसी ज़्यादा चर्चा परिचर्चा के, क्योंकि संकट का समय होता है, सरकार को उससे निपटने की आवश्यकता होती है। सरकार के पास अद्भुत अप्रत्याशित पावर जो है वो प्रदान कर दिए जाते हैं। ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है और हर संकट के बाद सरकार और अधिक मजबूत हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट आता है कार्यपालिका मजबूत हो जाती है और उसी प्रोपोर्शन में विधायिका कमज़ोर हो जाती है। एक और चीज़ है जो जिसके कारण से प्रदत्त व्यवस्थापन के साथ ही जुड़ी हुई ये बात है कि प्रदत्त व्यवस्थापन क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादातर न तो विधायिका के पास समय है, न विधायिका के सदस्य जो है इक्विप्ड हैं। और इसकी वजह क्या है? और दूसरी तरफ क्या है कि लगातार समस्याओं की जटिलता बढ़ती जा रही है। आर्थिक समस्याएं हो, सामाजिक समस्याएं हो, राजनीतिक समस्याएं हो, समस्याएं सामान्य रही ही नहीं। उन समस्याओं को समझने के लिए, उन समस्याओं का एनालिसिस करने के लिए
समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आपको विशेषज्ञों की ही आवश्यकता होती है, और विशेषज्ञ होते केवल और केवल कार्यपालिका के पास, और इसलिए विशेषज्ञ ही जो है उनको समझ पाते हैं और कोई समाधान प्रस्तुत कर पाते हैं। तो इसलिए संकट के समय या समस्या के समय यह राष्ट्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं में जिसकी तरफ देखता है वह है कार्यपालिका, और कार्यपालिका की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है कि यही वो संस्था है जो उसे संकट से उबारेगी। और ये बढ़ती हुई प्रवृत्ति या कार्यपालिका में बढ़ती हुई आस्था, बढ़ती हुई उम्मीद, ये ट्रेंड कि कार्यपालिका ही हमारी समस्याओं का निदान करेगी, यह प्रवृत्ति ने कार्यपालिका को और शक्तिशाली बना दिया, और उसके मुकाबले अन्य संस्थाएं बौने होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तथ्य बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल विवाद के परे है कि व्यवस्थापिका की भूमिका में निरंतर गिरावट आ रही है, उसका निरंतर ह्रास हो रहा है, इसे कंटिन्यूअस डिक्लाइन है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो आज इतना ही।